डॉक्टर अभिलाषा सहायकाचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। सल्तनतकालीन स्थापत्य कला का जो पिछला वीडियो था उसमें अपन दास एवं खिलजी काल में स्थापत्य कला के विकास का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए तुगलक काल, सैयद एवं लोदी काल तथा जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे उनमें स्थापत्य कला के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं तुगलक काल में स्थापत्य कला। तो तुगलक काल में स्थापत्य कला के विकास के बारे में अपन देखें तो उसमें क्या क्या चेंजेज आए उस पर नज़र डालेंगे। तो स्थापत्य कला के जो आदर्श और शैली थे उन दोनों में ही कुछ परिवर्तन आए, जैसा कि दास और खिलजी युग की इमारतों में सजावट और वैभव को स्थान दिया गया था, जबकि तुगलक काल में इमारतों में इस्लामी सादगी ने उसका स्थान ले लिया। और इस परिवर्तन का कारण ये रहा कि तुगलक सुल्तानों के पास धन का अभाव था और उनके जो धार्मिक विचार थे उनमें भी अत्यंत कट्टरता थी। तो इस कारण तुगलक सुल्तानों के समय जो इमारतें बनी उनमें खिलजी काल में जो इमारतें बनी थी उनकी तुलना में कम सुंदर और वो कम कलात्मक थी। अब तुगलक कालीन जो इमारतें थी प्रमुख उस पर नज़र डालें तो जैसे गयासुद्दीन तुगलक की प्रमुख इमारतों में है तुगलकाबाद नगर और उसका अपना स्वयं का मकबरा। तो तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के समीप बसाया गया एक नवीन नगर था। इस नगर में गयासुद्दीन ने एक महल भी बनवाया था। इस महल के बारे में जो तत्कालीन विदेशी यात्री था इब्न बतूता, उन्होंने लिखा है कि जो गयासुद्दीन तुगलक का जो बनाया हुआ महल था वो इतनी सुनहरी ईंटों से निर्मित था कि उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो कोई भी व्यक्ति उसे टकटकी बांध कर नहीं देख पाता था, यानी ये इतनी तेज़ी से चमकता था। और जो ये राजमहल था उसमें शाही दरबार और जनान खाने का भी निर्माण किया गया और तुगलकाबाद नगर में प्रवेश के लिए 52 द्वार भी बनाए गए थे। और जो ये राजमहल था उसके निर्माण में टाइलों का उपयोग किया गया था। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित दूसरी इमारत है गयासुद्दीन का मकबरा। यह है तुगलकाबाद नगर की चारदीवारी के भीतर ही बना हुआ है और यह वैसे लाल पत्थर से निर्मित है और इसकी सुंदरता के लिए इसमें जगह जगह जो संगमरमर की पट्टियां हैं वो जड़ी हुई हैं और जो पूरा विशाल गुंबद है वो संगमरमर से निर्मित है। और यह है मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य में स्थित है। फिर तुगलक काल की इमारतों में ये तो थी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित। फिर आगे चलें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ इमारतें बनवाई थी, किंतु ये सभी मामूली सामग्री से बनवाई गई प्रतीत होती है क्योंकि अब इनमें से यहाँ कोई इमारत उपलब्ध नहीं है। फिर आगे चलते हैं तुगलक सुल्तानों में तो फिर है फिरोज तुगलक, जिनका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। फिरोज शाह तुगलक वैसे बड़ा निर्माता माना जाता है। जैसा कि फरिश्ता ने कहा है कि उसने 200 नगर, 20 महल, 30 पाठशालाएँ, अनेकानेक मस्जिदें, मकबरे एवं पुलों का निर्माण करवाया तथा फिरोज ने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर आदि नगरों का निर्माण भी करवाया। उसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह नाम से एक किला भी बनवाया जिसके वर्तमान में खंडहर मात्र ही रह गए हैं। तो ये थी तुगलक कालीन वास्तुकला। फिर आगे बढ़ते हैं सैयद और लोदी काल में स्थापत्य कला। तो सैयद कालीन इमारतों को जो खिलजी कालीन इमारतें थी उनकी नकल मात्र कहा जा सकता है और सैयदों एवं लोदियों के शासनकाल में खिलजी युग की प्राणवत शैली को ही पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए, किंतु ये सीमित अंशों में ही सफल हो पाए तथा जो तुगलक काल में जो स्थापत्य कला में जो गिरावट आई वो निरंतर बनी रही।
और सैद और लोदी काल में जो इमारतें बनाई उनमें सबसे महत्वपूर्ण मकबरे हैं और इन मकबरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम वो मकबरे हैं जो अठपहला योजना पर बनाए गए, जैसे इन मकबरों में प्रमुख हैं मुबारक शाह सैद का मकबरा, मोहम्मद शाह सैद का मकबरा और सिकंदर लोदी के मकबरे प्रमुख हैं जो अठपहला योजना पर आधारित थे, या इनको अपन अष्टभुजी मकबरे भी कह सकते हैं। अठपहला योजना पर आधारित या अष्टभुजी मकबरे। दूसरे मकबरे वो थे जो वर्गाकार योजना यानी चतुर्भुजी मकबरे थे और ये जो सल्तनतकालीन सुल्तान थे लोदी वंश के, उनके अमीरों द्वारा निर्मित किए गए थे। इनमें है प्रमुख मकबरे हैं जैसे बड़ा खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, शिहाबुद्दीन ताज खां का मकबरा, दादी का गुंबद आदि। और ये सभी मकबरे 15वीं शताब्दी में बनाए गए थे और साधारणतया अठपहला मकबरों से अधिक ऊंचे थे, लेकिन इन मकबरों में सौंदर्य का अभाव देखने को मिलता है। और इसके अलावा लोदी काल में जो मकबरे बने उसमें दो गुंबद शैली भी विकसित हुई, जैसे जो सिकंदर लोदी का मकबरा है उसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। और कुछ मकबरे ऐसे भी हैं जिनका निर्माण उद्यानों यानी बागों के बीच में किया गया है, जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें तो दिल्ली का लोदी उद्यान एक अच्छा उदाहरण है और इसको फिर आगे चलकर मुगलों द्वारा भी इसकी कई विशेषताएं अपनाई गई और इसका उत्कर्ष शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल में देखा जा सकता है। तो ये तो थे सैद एवं लोदी काल में निर्मित मकबरे। जैसे स्थापत्य कला के विकास की दृष्टि से अपन देखें तो इस काल को वैसे मकबरों का काल भी कहा जाता है। और लोदी सुल्तानों के समय में जो मस्जिदें निर्मित हुई उन मस्जिदों में मोट की मस्जिद सबसे महत्वपूर्ण है और इस मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ बुआ के द्वारा करवाया गया था। और सर जॉन मार्शल का मानना है कि जो लोदियों की स्थापत्य कला थी उसमें जो सर्वश्रेष्ठ करती थी वो मोट की मस्जिद ही थी और इसके निर्माण में स्वतंत्र कल्पना, डिजाइन की स्पष्ट विविधता, प्रकाश और सांचे तथा रूपरेखा का जो समन्वय है वो बहुत ही सुंदर है और इसको इस्लामिक कला के संपूर्ण क्षेत्र में सर्वाधिक ओजस्वी और सुंदर इमारतों में स्थान दिलवाता है। तो ये तो हुई तुगलक, सैद एवं लोदी काल में स्थापत्य कला। फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो जब दिल्ली सल्तनत का पतन या विखंडन प्रारंभ होता है तो दिल्ली सल्तनत के विखंडन के समय तक भारत के विभिन्न भागों में स्थापित अलग अलग राज्यों में विशिष्ट स्थापत्य शैलियाँ विकसित हो चुकी थी और इनमें कई वास्तुकला की स्थानीय परंपराओं से अत्यंत प्रभावित भी थी। इसलिए इस काल में न केवल बड़े पैमाने पर भवनों के निर्माण कार्य हुए अपितु वास्तुकला की जो हिंदू मुस्लिम परंपराएं एवं शैलियाँ थी उनके संयोजन का कार्य भी हुआ। अब अपन आते हैं प्रांतीय स्थापत्य कला या समझने के लिए जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे उनमें स्थापत्य कला के विकास पे नज़र डालेंगे। तो जब दिल्ली सल्तनत सुदृढ़ अवस्था में थी तो कोई भी राज्य स्वतंत्र होने की कोशिश में या विद्रोह की प्रवृत्ति में नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान निर्बल और अयोग्य हुए तो फिर धीरे धीरे उसमें विखंडन व पतन के लक्षण नज़र आने लगे। और वैसे देखें तो तुगलक सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण अनेक स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की स्थापना हो गई थी और इन प्रांतीय राज्यों के शासकों ने अनेकानेक महलों, मस्जिदों तथा मकबरों का निर्माण करवाया। ये प्रांतीय शैलियाँ जो दिल्ली सल्तनत की शैली थी उनके मूल तत्वों के संबंध में काफ़ी समानता रखती थी, किंतु कुछ बातों में वे एक दूसरे से भिन्न तथा जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा जो स्मारक या इमारतें बनवाई गई थी उनसे भिन्न है। तो उदाहरण के लिए जब प्रांतीय राज्यों के शासकों द्वारा
बनाई गई इमारतों की तुलना में दिल्ली सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें अधिक सुंदर एवं अधिक कलात्मक थी। इसका कारण ये भी रहा कि जो प्रांतीय राज्यों के शासक थे वो दिल्ली सुल्तानों के बराबर धन व्यय नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त तुर्कों के आगमन से पूर्व से ही प्रचलित जो स्थानीय कला परंपराओं तथा प्रांतों की जो विशेष परिस्थितियाँ थी उसके कारण भी वहाँ की जो शैली थी उसमें परिवर्तन हो गया था। तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा और दक्षिण। तो अपन मोटे तौर पे इन स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की जो प्रमुख इमारतें हैं उन पे नज़र डालेंगे। तो पहले देखते हैं बंगाल। तो बंगाली स्थापत्य कला की जो महत्वपूर्ण इमारत थी, प्रथम महत्वपूर्ण इमारत थी पांडुआ की प्रसिद्ध अदीना मस्जिद। और इसका निर्माण जो बंगाल का सुल्तान था सिकंदर शाह है उन्होंने करवाया था और ये बहुत ही विशाल इमारत थी और बंगाल में इसकी गणना संसार की आश्चर्यजनक वस्तुओं में की जाती थी। और बंगाल की अन्य प्रसिद्ध इमारतें हैं जैसे बड़ा सोन मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, लोटन मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद आदि। फिर जौनपुर के बारे में देखते हैं। तो जौनपुर का जो सरकी राजवंश था यानी सरकी वंश के जो सुल्तान थे उनकी स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकी राजवंश का जो शासनकाल रहा, लगभग 100 वर्ष का शासनकाल रहा होगा, उसमें अनेकों इमारतों का निर्माण हुआ जिसमें महलें, मस्जिदें और मकबरे शामिल थे। और सरकी सुल्तानों की इमारतों की मुख्य विशेषता ये थी कि उसमें हिंदू तथा मुस्लिम स्थापत्य शैलियों का समन्वय हुआ और वे अपनी भारी ढालू दीवारें, चौकोर स्तंभों, छोटी गैलरियों के कारण महत्वपूर्ण समझी जाती थी। अटाला मस्जिद सरकी शैली का ही एक सुंदर इमारत का उदाहरण है जिसका निर्माण सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने करवाया था। और इस मस्जिद का सबसे प्रभावशाली अंग है इसके मेहराबों के सामने का अग्रभाग। जौनपुर की अन्य इमारतों में है झांझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और जौनपुर की जामी मस्जिद। फिर गुजरात के बारे में देखते हैं। तो प्रांतीय स्थापत्य शैलियों में गुजरात शैली सर्वश्रेष्ठ तथा सुंदर मानी जाती है। इस शैली की प्रमुख विशेषता ये रही कि लकड़ी पर सुंदर नक्काशी, सुंदर पत्थर का सुंदर जाली का काम तथा अत्यधिक सजावट। और गुजरात के सुल्तानों द्वारा अहमदाबाद नगर की स्थापना 1411 ईस्वी में अहमद शाह ने की थी। तो गुजरात के सुल्तानों द्वारा अहमदाबाद में अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया गया था। और उनकी प्रमुख इमारतों की बात करें तो अहमदाबाद की जामी मस्जिद पश्चिम भारत में मस्जिद निर्माण कला का श्रेष्ठतम नमूना है। और इस मस्जिद के महत्वपूर्ण अंग हैं इसके विविधतापूर्ण विभिन्न भाग, सुंदर स्तंभ की कतारें, सुंदर घनी खुदाई वाली गैलरियाँ आदि। इन सभी सुंदर अंगों के कारण इसे विश्व की सबसे सुंदर इमारतों में रखा जा सकता है। फिर गुजरात की स्थापत्य की अन्य कृतियों में है अहमद शाह का मकबरा। यह भी गुजरात शैली में निर्मित है। और देखें तो जो गुजरात शैली की जो इमारतें हैं वो सुंदरता की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। फिर है मालवा। तो मालवा के सुल्तानों द्वारा भी अनेक इमारतों का निर्माण कार्य करवाया गया। और इन इमारतों पर यद्यपि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य शैली थी उनका भी बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी वे सल्तनत शैली की नकल मात्र नहीं थी और इनकी भी अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान थी। तो मालवा के सुल्तानों द्वारा मांडू को अपनी राजधानी बनाया गया और वहाँ पर उन्होंने बड़ी मात्रा में इमारतों का निर्माण किया। और जो मालवा के सुल्तानों द्वारा मांडू में जो इमारतें बनाई गई वो डिजाइन तथा शिल्प दोनों की दृष्टि से मुस्लिम शैली पर बनी हुई थी।
तो मांडू की जो प्रमुख इमारतें हैं उनमें है जैसे मांडू का किला, जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, हुसैन शाह का मकबरा, बाज बहादुर और रूपमती के महल आदि। फिर दक्षिण में नज़र डालें तो बहमनी सुल्तान और विजयनगर राज्य के सम्राट भी स्थापत्य कला के प्रेमी थे और उनके समय भी प्रमुख इमारतों का निर्माण हुआ। तो बहमनी सुल्तानों ने स्थापत्य की एक विशिष्ट शैली को जन्म दिया जो भारतीय, तुर्की और ईरानी आदि कई शैलियों का सम्मिश्रण थी। विजयनगर के शासकों ने भी अनेक सुंदर महलों, सभागारों, मंदिरों तथा नहरों का निर्माण करवाया, जिनकी उस समय के जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। जैसा कि अपन देखें तो जो पुर्तगाली विद्वान है पेज, उन्होंने जो विजयनगर का जो राजकीय महल था उसके बारे में लिखा है कि यह लिस्बन के सभी किलों से अधिक स्थान घेरे हुए था और विजयनगरों के सम्राटों द्वारा मंदिरों का निर्माण भी विशेष रूप से करवाया गया। इन मंदिरों में है पप्पापति, विठल स्वामी और हजारा के मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। इनकी सजावट अत्यंत सुंदर थी और वे उत्तरी भारत के मंदिरों से अधिक विशाल थे और इन मंदिरों के जो गोपुरम और मंडप हैं वो भी विशाल होते थे।